हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आफरीन खान। और कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम एचसीवी के चैप्टर सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन के एक्सरसाइज के 11 to 20 क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 to 20। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और डिस्कशन चालू कर लेते हैं अपना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? Find the center of mass of a uniform plate having semicircular inner and outer boundaries of radii r1 and r2। ठीक है, ये इतना सी बॉडी है, ये पूरी नहीं है बॉडी। बॉडी कितनी है? ये है, इतना सा पार्ट है इस बॉडी का। ठीक है, अब इस बॉडी में क्या है, दो सेमी सर्कल आपको दिखाई दे रहा है कि ये बड़ा वाला r2 रेडियस और ये एक छोटा वाला r1 रेडियस का। तो क्या करना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है इस वाले पोर्शन का। ये वाला पोर्शन किसका पार्ट है? मैंने बोला ये बड़ी वाला सेमी सर्कल जो था R2 वाले रेडियस का, उसमें से क्या किया, ये छोटा वाला सेमी सर्कल जब R1 रेडियस वाला जब तुम निकाल दोगे तो जो बचा वाला पार्ट है वही हमारी क्या है, बॉडी है। और उसी बॉडी का हमें सेंटर ऑफ मास निकालने का है। ठीक है, तो हमने बोला जो हमने बोला वही हमने करने का है। हमने बोला हम इसके सेंटर ऑफ मास इसका वाले में से क्या करेंगे, इस वाले का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यही हम करते हैं। तो हमने बोला इस वाले को हम, बड़े वाले को हम A2 बोल रहे हैं और छोटे वाले के एरिया को हम A1 बोल रहे हैं। तो मासेस हमें पता है कि एरिया के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम M1 की बात करेंगे तो M1 किसके बराबर हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर। अब ये सेमी सर्कल है तो बाय 2। ठीक है, M2 की बात करोगे तो इसके एरिया के प्रोपोर्शनल हो जाएगा कितना, पाई R2 का स्क्वायर बाय 2। ठीक है, पूरे उसका प्लेट का एरिया जितना होने का था उसका आधा आधा कर दिया हमने। ठीक है, अभी क्या है, हमें पता है सेमी सर्कल का सेंटर से कितनी ऊपर होता है सेंटर ऑफ मास, वो होता है 4r/3 पाई के। ठीक है, कितना होता है, 4r/3 पाई के लिए। तो M1 के लिए जो x1 होगा या y1 तुम कह सकते हो, जो भी हम x1 बोल देना है, कितना होगा वो आपका, वो हो जाएगा पाई 4r1/3 पाई। इतना दूरी, इतना ऊपर होगा सेंटर से इस छोटे वाले के लिए। बड़े वाले का कुछ, छोटे वाले का कहीं पे यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास, बड़े वाले का कहीं पे यहाँ पे होगा। ये C1 होगा, ये C2 होगा। ठीक है, अब M2 किसके बराबर होगा, मैंने बोला x2 लिख दो, उसके लिए हो जाएगा 4r2/3 पाई के बराबर होगा। ठीक है, नीचे से ये दूरी है, नीचे से। ठीक है, अभी तो खत्म है, हमको आता है करना। तो हमने बोला कि जो सेंटर ऑफ मास होगा COM की जो पोजीशन होगी वो किसके बराबर होगी, बड़े वाले में से ये छोटे वाले का माइनस कर देना है। कौन सा है बड़े वाला, ये M2 वाला है, बड़ा वाला। तो मैं लिखूंगी पाई R2 का स्क्वायर M1, ठीक है, इंटू M2 x2 4r2/3 पाई। ठीक है, इसका डिस्टेंस कहाँ से, मैंने बोला इस सेंटर 0,0 से, यहां से मैंने डिस्टेंस माना है। ठीक है, माइनस ऑफ इस वाले को हटा देने का, तो हो जाएगा M1 इंटू x1। ठीक है, अपॉन, ठीक है, M1 x1 माइनस ऑफ M2 x2 अपॉन M1 माइनस M2। तो हो जाएगा 4πr2/2 माइनस ऑफ पाई R1 का स्क्वायर बाय 2। ठीक, सॉल्व कर लेना, इक्वेशन बना दी है, आंसर निकाल लेना, देख लीजिए। ओके देन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल पे चलेंगे हम। अगला सवाल कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, Mr. Verma 50 kg and Mr. Mathur 60 kg are sitting at the two extremes of a 4-meter long boat standing in still water. To discuss a mechanical problem, they come to the middle of the boat, neglecting friction with the water. How far does the boat move on the water during the process? क्वेश्चन समझेंगे क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि एक बोट है, बोट है। ठीक है जी, इसके एक एंड पे क्या है, मिस्टर वर्मा खड़े हैं। मिस्टर वर्मा जिनका मास है 50 kg और एक एंड पे मिस्टर माथुर खड़े हैं जिनका वेट है कितना, 60 kg। ठीक है, ये जो हमारी बोट है, ये जो हमारी बोट है जो पानी में है। ठीक है जी,
अब इस बोट का मास भी दे रखा है, कितना दिया रखा है 40 kg। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में दे रखा है इस बोट की लेंथ कितनी दे रखी है 4 मीटर की, ठीक है। इतना सब कुछ आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि इन्हें कुछ बातें शातें करनी थी, तो क्या करते हैं ये लोग, ये मिडिल ऑफ द बोट पे आते हैं, बोट के सेंटर पे चल के आते हैं। तो मैंने बोला विथ रिस्पेक्ट टू दिस बोट, ये जो मिस्टर वर्मा है, ये वर्मा जी हैं, और ये कौन है, ये माथुर जी हैं, ठीक है। ये विथ रिस्पेक्ट टू बोट, बोट पे ही कितना चले 2 मीटर, ये भी कितना चले 2 मीटर। मैंने बोला ग्राउंड से एक बंदा देख रहा है, उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि मिस्टर वर्मा, मैंने बोला मान लो ऐसा होने पर, इनके चलने पे बोट इस तरफ को चलती है, मैंने बोला मान लो इस तरफ को चलती है x दूरी, ठीक है। अब ये बंदा बोट के रिस्पेक्ट में 2 मीटर चला है, ग्राउंड से देखेगा कोई बंदा तो उसको क्या लगेगा कि ये वाला जो बंदा कितना चला है इधर, ये चला है 2 माइनस ऑफ x, ठीक। मैंने बोला अभी ये बंदा चला था 2 ऊपर, लेकिन बोट चल गई x इधर, तो देखने वाले को कितना लगेगा कि 2 प्लस ऑफ x चला ये बंदा, ठीक है। ऐसे सबका चलना दिखा होगा। तो मैंने बोला ठीक, मैंने बोला सेंटर ऑफ मास तो कहीं मूव कर नहीं रहा पूरे सिस्टम का, तो मैंने बोला सेंटर ऑफ मास की दूरी पहले कितनी थी, मैंने बोला कि पहले हम क्या करेंगे, कंजर्व कर लेंगे सेंटर ऑफ मास। तो मैंने बोला पहले था 0 इक्वल्स टू m1 x1, m1 कितना है 50 इंटू x कितना 2 प्लस x। मैंने बोला इस वाले डायरेक्शन को मान लो पॉजिटिव, ठीक है, प्लस मैंने बोला ये इस तरफ को चला है तो माइनस ऑफ 60 इंटू 2 माइनस ऑफ x m2 x2 प्लस m1 प्लस m3 x3 प्लस कितना हो जाएगा 40 इंटू x, ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। पहले 0 पे था सेंटर ऑफ मास, बाद में भी क्या हो जाएगा, मैंने बोला नीचे आप करोगे डिवाइड करोगे m1 प्लस m2 प्लस m3, तो वो जाके क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला अब इसको कुछ नहीं है, अब हमें यही तो निकालना था कि कितनी वोट चली है वाटर में, तो बस x की वैल्यू कैलकुलेट करने का आपको कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा 100 प्लस ऑफ 50x माइनस ऑफ 120 माइनस ऑफ प्लस कितनी हो जाएगी 60x प्लस ऑफ 40x, इसको निकालोगे तो ये x तुम्हारा कितने के बराबर होता है 20/150 समथिंग आता है, ठीक है, मीटर्स में। इसको कैलकुलेट करोगे तो सेंटीमीटर में शायद आंसर दे रखा है, तो 100 से जरा मल्टीप्लाई कर लेना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन देख लीजिए। ओके देन मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल बढ़ेंगे हम जल्दी से। सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, क्या है, अ कार्ट ऑफ मास m इज एट रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास m हैंग्स फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार्ट। The string breaks, the bob falls on the floor, makes several oscillations on the floor and finally lands up in a small slot made in the floor. The horizontal distance between the string and the slot is L. Find the displacement of the cart during the process. ठीक है, ये ऐसे बॉब कटता है स्ट्रिंग से, गिरता है, ऑसिलेशन करता है और फाइनली क्या करता है, यहाँ पे ये जो स्लॉट बना है उससे ऐसे बाहर निकल जाता है। अब बोला है कि ये जो प्रोसेस हुआ है, इसका मतलब बॉब कितना चला है स्लॉट तक आने के लिए, ये जो दूरी दे रखी है आपको, ये बोला है कि ये दूरी है आपकी L। तो मैंने क्वेश्चन में बोला है कि जब तक ये जो बॉब है ये L दूरी पूरी करके स्लॉट में गिर रहा है, उतने देर में बताओ कि ये जो कार्ट है वो कितना दूरी मूव कर गई है, या कितना डिस्टेंस मूव कर गई है, या कितना चल गई है कार्ट, ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो मैंने बोला इनिशियली सब रेस्ट पे था सेंटर ऑफ मास, मैंने बोला बाद में ऐसे चली होगी, ये बॉब ऐसा चला होगा और कार्ट ऐसा मूव की होगी कि सेंटर ऑफ मास बाद में भी क्या हो जाएगा, इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन थी वो बाद में भी हो जाएगी। तो मैंने बोला यही सब कुछ होना चाहिए, ठीक है जी, ठीक है। तो मैंने बोला मान लो क्या मान लें, मान लेते हैं कि ये जो कार्ट है वो इधर चली है, कितना x चली है, ठीक है। अब ग्राउंड से जो बंदा देख रहा है उसे क्या लगेगा कि ये बॉल कितना चली है इधर, तो बॉब कितना चलेगी, मैंने बोला कार्ट कितना चला है, कार्ट चला है इस साइड को कितना x। तो मैंने बोला ये जो बॉब है
ये कितना चला होगा, अगर मैं ग्राउंड से बंदा देख रहा है तो कोई, तो ये इस साइड चलते हुए उसे कितना दिखेगा, L माइनस ऑफ x दिखेगा। ये L डिस्टेंस तो विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट चला है, ठीक है। तो मैंने बोला बस कुछ नहीं अब करना है, मैंने बोला पहले 0 था, बाद में कितना हो जाएगा m1, कार्ट कितना है, कार्ट का मास क्या बोला है m, तो मैंने बोला ये वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव, कार्ट इस डायरेक्शन में x चला है तो माइनस ऑफ m इंटू में x, ठीक। बॉब क्या चला है, इस डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में, प्लस ऑफ स्मॉल m इंटू l माइनस ऑफ x, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरह कर रहे हैं हम, तो हो जाएगा mx इक्वल्स टू ml माइनस ऑफ mx, ठीक है जी। तो x विल कम आउट टू बी ml अपॉन में m प्लस ऑफ m, इतना क्या करेगा, कार्ट मूव करेगा इन ऑर्डर टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट द सेम पॉइंट, ठीक है जी, ठीक है, देख लो। ओके देन अगले सवाल पे चलते हैं। अभी क्या है, ऐसे ही सवाल हैं सारे, ठीक है। तो ये क्या है, आपको बढ़िया है कि अगर नहीं आ रहा है तो आपको क्या है करने के लिए, एक बार आप प्रैक्टिस करने के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 14, द बलून, द लाइट रोप एंड द मंकी शोन इन द फिगर आर एट रेस्ट इन द एयर, सब रेस्ट पे है इनिशियली। इफ द मंकी रीचेस द टॉप ऑफ द रोप, बाय व्हाट डिस्टेंस डज द बलून डिसेंड, मास ऑफ द बलून इक्वल्स टू m मास ऑफ द मंकी और मास और लेंथ ऑफ द रोप असेंडेड बाय द मंकी l, ठीक है। इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास, ठीक। मैंने बोला मंकी ऊपर चला है बलून पे, बलून पे कितना चला है, l दूरी चला है ऊपर, ठीक है। तो मैंने बोला बलून कुछ नीचे आया होगा, ठीक है। जितना नीचे आया होगा वही पूछा है कि बताओ कितना नीचे आएगा, अगर ये मंकी विद रिस्पेक्ट टू बलून l डिस्टेंस ऊपर चढ़ा है तो, ठीक है। तो मैंने बोला कि मान लो बलून नीचे कितना आया है, मान लीजिए आपका जो बलून है वो कितना नीचे आया है, वो x डिस्टेंस नीचे आया है। अब ग्राउंड से एक बंदा खड़ा है, उसको क्या देखेगा कि ये जो मंकी है ये कितना ऊपर चढ़ा है, अगर ये l ऊपर विथ रिस्पेक्ट टू बलून चढ़ा है तो मेरे को कितना दिखेगा, l माइनस ऑफ x दिखेगा ऊपर चढ़ता हुआ, ठीक है, बिल्कुल दिखेगा। मैंने बोला इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, तो मैंने बोला पहले भी रेस्ट पे था, बाद में भी रेस्ट है, तो मैंने बोला जो हम कर रहे थे वही करेंगे, पहले रेस्ट पे 0, बाद में क्या करेंगे m1, m मैंने बोला ऊपर और नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो m इंटू x, ठीक है, ये ऊपर गया माइनस ऑफ कितना m इंटू l माइनस ऑफ x अपॉन में m1 प्लस m2 करोगे वो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा आपका, इससे आएगा mx इक्वल्स टू ml माइनस माइनस प्लस ऑफ mx, यही आएगा कि नहीं आएगा, कुछ और आएगा, यही आएगा माइनस ऑफ ml, m इंटू एक्स माइनस ऑफ स्मॉल m इंटू l माइनस x माइनस ऑफ ml प्लस माइनस माइनस प्लस ऑफ mx इक्वल्स टू 0। ये कहाँ से आ गया है आपका, कुछ भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका जो x है वो आ जाएगा आपका ml अपॉन में m प्लस ऑफ स्मॉल m के बराबर। तो बलून को कितना नीचे आना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट द सेम पोजीशन एज अर्लियर, कितना ml अपॉन m प्लस m, ठीक है। चलें देख लीजिए, आगे बढ़ चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल ऑफ मासेस 1 kg एंड 4 kg इफ देयर काइनेटिक एनर्जीज आर इक्वल। दो पार्टिकल है, उनके मासेस कितने दे रखे हैं, एक का मास है 1 kg, दूसरे का 4 kg है। अब बोला है कि अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है दोनों की, तो बताओ कि उनके लीनियर मोमेंटम का रेशियो क्या होगा। तो मैंने बोला अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो मैं लिख सकती हूँ हाफ m1 v1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m2 v2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल कर दी दोनों की, मैंने बोला हाफ से तो हाफ उड़ गया, हो जाएगा 1 v1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 v2 का स्क्वायर। तो v1 बाय v2 किसके बराबर आ जाएगा मेरा, यहाँ से 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
ये मेरी एक रिलेशनशिप निकल गई। अब क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि रेशियो बताओ किसमें लीनियर मोमेंटम, मतलब mv1 अपॉन mv2 बताना है मुझे, ये मेरे को बताना है। तो m1v1 अपॉन में m2v2, m1 कितना है आपका 1, ठीक है, m2 कितना है मेरा 4, और v1 बाई v2 कितना दे रखा है मेरा 2, ठीक। तो मेरा इनके लीनियर मोमेंटम का रेशियो कितना निकल के आ रहा है? ये आ रहा है मेरा 1:2 के बराबर, ठीक है। प्यारा सा, कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत फर्जी है, देख लीजिए आप। ओके, तो आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्या है? बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। यूरेनियम 238 न्यूक्लियस इनिशियली एट रेस्ट emits an alpha particle with a speed of 1.4 into 10 to the power 7. Calculate the recoil speed of residual nucleus thorium 234. Assume that the mass of the nucleus is proportional to the mass number. ठीक है, क्या है? यूरेनियम न्यूक्लियस है 238, इनिशियली रेस्ट पे है, ठीक है। अभी क्या होता है, दो पार्ट में बंटता है, किसमें एक अल्फा पार्टिकल निकलता है और एक क्या निकलता है, थोरियम का न्यूक्लियस निकलता है 234। अब बोला है कि बताओ इसकी रिकॉइल स्पीड बताओ। अगर अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड है आफ्टर स्प्लिटिंग वो कितनी है? 1.4 इंटू 10 टू द पावर 7। तो मैंने बोला इनिशियली मास कितना था? 238 था, ठीक, ये रेस्ट पे था। दो पार्ट में स्प्लिट होता है ये, एक अल्फा पार्टिकल जिसका मास हमें पता है कितना 4 मास नंबर होता है, ठीक है। इसकी जो स्पीड आई इसके बाद स्प्लिटिंग के बाद ये हो गई 1.4 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और बचा हुआ पार्ट कितना हो गया? ये हो जाएगा 234, ठीक है। अब बोला इसकी स्पीड बताओ कितनी होगी, रिकॉइल स्पीड कितनी आएगी? तो मैंने बोला कुछ नहीं, मैंने बोला लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दो, पहले जितना था जितना बाद में था वो सब कर देंगे। तो हमने बोला इनिशियली मास कितना 238, कितनी स्पीड m1v1, कितनी स्पीड 0 पे, इक्वल्स टू, बाद में मास हम टोटल देखेंगे तो बोलेंगे 4 वाले की तो कितना हो जाएगी वेलोसिटी 1.4 इंटू 10 टू द पावर 7, और बाकी बचा हुआ मास कितना 234 इंटू में v मान लेते हैं हम। तो जो v की वैल्यू आएगी ये तो हो जाएगा 0, ठीक है। ये इसमें से आपकी निकल के v की जो वैल्यू आएगी वो कितनी के बराबर आ जाएगी 4 इंटू 1.4 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 234। इसको सॉल्व करो, कैलकुलेट करो, इतनी कुछ आएगी मीटर पर सेकंड में। क्यों नेगेटिव में आ रही है? मैंने बोला अल्फा पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ये थोरियम का न्यूक्लियस जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना है पूरा। चलिए देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन। ओके देन आगे अगले सवाल पे बढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। A man of mass 50 kg starts moving on the earth and acquires a speed of 1.8. With what speed does the earth recoil? अर्थ है, इस पे एक आदमी चल रहा है, कितने स्पीड से चल रहा है? 1.8 मीटर पर सेकेंड। अपने पैरों से अर्थ को पीछे के डायरेक्शन में क्या करेगा? ढकेलेगा। तो बोलेगा बताओ कितनी वेलोसिटी होगी अगर ये आगे चल रहा है, कितना 1.8 मीटर पर सेकेंड। मैंने बोला इनिशियली सब रेस्ट पे था जब आदमी चल नहीं रहा था, ठीक है। लीनियर मोमेंटम m1v1 0 पूरे का। बाद में क्या हुआ, ये वाला मास कितने से चलने लगा 50 इंटू, मैंने बोला ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव मानने का है मेरे को, तो ये जाएगा 50 कितने से चला 1.8, ठीक है, प्लस ये वाला जो मास दैट इज मास ऑफ द अर्थ, ये me था ना, me, ये मास ऑफ द अर्थ, ये अर्थ मेरा मास कितना दे रखा है 1.8, ये कितने से चला -6 इंटू 10 टू द पावर 24, ठीक है। किससे से चला? v से, माइनस ऑफ v, ये क्यों माइनस लिखा है, प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस ऑफ v, अपोजिट डायरेक्शन में चला, m1v1 m2v2, ठीक, कंजर्व करा है। तो मैंने बोला जो v होगी या रिकॉइल वेलोसिटी ये कितनी के बराबर हो रही है 50 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर 24, ठीक। कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। देख लीजिए
ठीक है, मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. अ न्यूट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट decays into proton, electron and anti-neutron. The ejected electron has a momentum of this and the anti-neutrino has this much. Find the recoil speed of the proton. ठीक है, एक न्यूट्रॉन था क्या है क्वेश्चन में, वो 3 हिस्सों में क्या है टूटा है. कौन कौन से हिस्से हैं, एक तो ये प्रोटॉन में टूटा है, एक इलेक्ट्रॉन में और ये एक एंटी न्यूट्रोनो में टूटा है. ठीक है, ठीक है, ऐसे टूटा है ये. अभी क्या बोला है कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड है इसका मोमेंटम आपको दे रखा है. कितना दे रखा है मोमेंटम, 1.4 इंटू 10 टू द पावर -26. और क्या दे रखा है, इस एंटी न्यूट्रोनो का भी दे रखा है आपको मोमेंटम कितना, 1.4 इंटू 10 टू द पावर -27. अब बोला है फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द प्रोटॉन. ठीक है, if the electrons and neutrons and anti-neutrino are ejected along the same direction. अब बोला है ये जो बचा वाला प्रोटॉन है, पार्ट ए में देखना क्या बोला है, बोला है कि ये बचे वाला जो प्रोटॉन है, जो थर्ड पार्ट है, इसकी रिकॉइल स्पीड बताओ यदि ये जो एंटी न्यूट्रोनो और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सेम डायरेक्शन में इजेक्ट होते हैं. ठीक, मैंने बोला इनिशियली क्या करूंगा मैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा. मैंने बोला इनिशियली क्या है, सब m इंटू वी, सब रेस्ट पे. ठीक है, बाद में क्या होगा, 3 पार्ट में टूटता है. अभी क्या कर रहा है इस वाले क्वेश्चन में कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो एंटी न्यूट्रोनो है, ठीक है, ये क्या है एक डायरेक्शन में जा रहे हैं. ठीक, सेम डायरेक्शन में इजेक्ट हुए हैं. तो मैंने बोला पहले 0 इक्वल्स टू, मैंने बोला मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 m1 इंटू वी. मैंने बोला मान लीजिए इसकी जो रिकॉइल स्पीड कितनी है, मैंने बोला उसको v मान लेते हैं. ठीक है, प्लस मैंने बोला सेम डायरेक्शन में, तो मैंने बोला इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो जिस डायरेक्शन में ये टूट के गए होंगे. तो मैंने बोला इसका मोमेंटम कितना दे रखा है, लीनियर मोमेंटम आपको ये दे रखा है 1.4 इंटू 10 टू द पावर -26. दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन. देन कम्स एंटी न्यूट्रोनो, इसके लिए कितना आ जाएगा 1.6, सेम डायरेक्शन में लिया है हमने, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27. ठीक, इसके लिए हमें v का डायरेक्शन नहीं पता, अपने आप v का डायरेक्शन निकल के आएगा. यदि v नेगेटिवली आता है इसका मतलब जिस डायरेक्शन में ये टूटे गए होंगे इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रोनो, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारा प्रोटॉन जाएगा टूटने के बाद. यदि v की वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब उसी डायरेक्शन में गया होगा. तो क्या हम यहां से v की वैल्यू नहीं निकालेंगे, दैट इज रिकॉइल स्पीड ऑफ दिस प्रोटॉन दैट हैज बीन इजेक्टेड. बिल्कुल निकलेगा. कैसे निकलेगा, 1.4 इंटू 10 टू द पावर -26 प्लस ऑफ 1.4 इंटू 10 टू द पावर -27. दिस इज डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27. इसे कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा. ठीक, ये तो हो गई पार्ट ए की बात. अभी पार्ट बी में क्या बोला है, इफ दे आर इजेक्टेड अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन. अभी कैसे इजेक्ट हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये ऐसे कुछ इजेक्ट हो रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है और ऐसे ये एंटी न्यूट्रॉनो जा रहा है. ठीक है, ऐसे इजेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो मैंने बोला कि मान लो जो प्रोटॉन इजेक्ट हुआ होगा उसकी वेलोसिटी, तो मैंने बोला कि आई कैप मान लेते हैं और ये वाला डायरेक्शन को जे कैप मान लेते हैं. ठीक है, मान लेते हैं. तो हमने बोला पहले रेस्ट पे थे, बाद में क्या हो जाएगा m1. इसके लिए अगर मैं मोमेंटम लिखूंगी प्रोटॉन के लिए, तो अभी भी मैं इसके लिए क्या लिखूंगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 m1 इंटू वी. ठीक है, मैंने बोला रिकॉइल स्पीड प्लस इसके लिए मैं लिख रही हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखूंगी मैं, लीनियर मोमेंटम. मैंने बोला आई कैप के डायरेक्शन में कितना है इसका लीनियर मोमेंटम, 1.4 इंटू 10 टू द पावर -26 आई कैप. ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल. प्लस अभी मैं एंटी न्यूट्रोनो को लिखूंगी, क्या लिखूंगी मैं, इसके लिए लिखूंगी मैं 6.4 इंटू 10 टू द पावर -27 जे कैप. ठीक है, अब इससे क्या तुम आंसर v का वैल्यू नहीं निकाल लोगे, निकलना तो चाहिए. ठीक है, सॉल्व करना
और आंसर निकालना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए देख लीजिए। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 19। अ मैन ऑफ मास m हैविंग अ बैग ऑफ मास स्मॉल m slips from the roof of a tall building of height h and starts falling vertically. When at a height small h from the ground, he notices that the ground below him is pretty hard, but there is a point at a horizontal distance x from the line of the fall. In order to save himself, he throws the bag horizontally with respect to himself in the direction opposite to the pond. Calculate the minimum horizontal velocity imparted to the bag so that the man lands in the water. If the man just succeeded to avoid the hard ground, where will the bag land? क्या है क्वेश्चन देखिए। ये मैन किसी हाइट कैपिटल एच पे था, अब ये जैसे ऐसे नीचे आया, कितना नीचे आया, जब ये ग्राउंड से इसकी दूरी स्मॉल एच रह गई, तब इसने नोटिस किया, क्या नोटिस किया कि ये जो इसके नीचे वाला जो सरफेस है ये बहुत हार्ड है, गिरेगा तो लग जाएगी भाई साहब। तो उसने देखा कि ये जो है ना थोड़ी दूरी पे ऐसे पॉन्ड दिया हुआ है, तो इसने क्या किया कि बैग को इस डायरेक्शन में, इस अपोजिट डायरेक्शन में क्या किया, कुछ वेलोसिटी से भेजा। अब ये इसको कुछ वेलोसिटी से भेजेगा तो खुद को कुछ रिकॉइल वेलोसिटी मिलेगी, उस इतनी वेलोसिटी से इसने इस बैग को आगे भेजा कि इस आदमी को इतनी रिकॉइल वेलोसिटी मिले कि ये जस्ट यहाँ पे इस पॉन्ड के यहाँ पे जस्ट पॉन्ड में ही क्या करे, लैंड कर सके। तो वो जो मिनिमम स्पीड है ना जिससे ये बैग को फेंक सकता है इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ, वो कितनी होगी। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में निकालना है। तो मैंने बोला कि मान लो मैंने बोला ये जो बैग है इसको इसने इस डायरेक्शन में फेंका किसी v डैश वेलोसिटी से, इसके कारण इस आदमी को ये जो m मास है का आदमी है, इसको इस डायरेक्शन में एक रिकॉइल स्पीड मिली, कितनी मिली, मैंने बोला v मिली। ठीक है, अब ये v जो स्पीड मिली है इसको, ये जो v स्पीड मिली है ये कम से कम इतनी होनी चाहिए कि ये इसको यहाँ पे यहाँ तक लैंड करा दे। ठीक है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो मतलब कि इसको कितना हाइट नीचे कवर करना है, h नीचे कवर करना है। तो मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम, मैंने बोला ये x डिस्टेंस नापना है, तो मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मान लीजिए टोटल टाइम अगर t लगता है, तो मैंने बोला हॉरिजॉन्टल में अगर तुम देखोगे तो स्पीड v है और ये डिस्टेंस कितना मूव करना है x, तो मैंने बोला x शुड बी इक्वल्स टू v बाय t के बराबर, v इंटू t के बराबर। ठीक है, टाइम टेकन बाय दिस मैन टू रीच दिस पॉइंट। ठीक है जी, कम से कम इतना होना चाहिए। तो मैंने बोला अगर मान लो ये एक रिलेशनशिप मेरे पास ये आ गई, सबसे पहली तो एक रिलेशनशिप और मैं निकाल सकती हूँ, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करूंगी मैंने बोला पहले क्या मास सब कुछ जीरो, बाद में क्या m इंटू वी डैश माइनस ऑफ कैपिटल M इंटू वी। तो यहां से मेरी जो v डैश की जो वैल्यू जो कि निकालनी है ये किसके बराबर आनी चाहिए, ये आनी चाहिए कैपिटल M इंटू कैपिटल V अपॉन में स्मॉल m। तो बेसिकली मुझे निकालना ये है, मुझे ये रिकॉइल वेलोसिटी, मुझे ये बैग की वेलोसिटी निकालनी है कि मैन ने इस बैग को कितने वेलोसिटी से फेंका होगा। इसका मतलब मुझे इस कैपिटल V की आवश्यकता है। कहाँ से मिलेगा वो कैपिटल V, मैंने बोला इस वाली इक्वेशन में दिख रहा है, यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं। तो मैंने बोला x तो मुझे पता है, ये t पता चल जाए तो मुझे v पता चल जाएगा। तो मैंने बोला v इक्वल्स टू x बाय टी। ठीक है, लिख सकते हैं। t कैसे आएगा मेरा, टाइम टेकन। मैंने बोला ये पूरा हाइट h है और ये है स्मॉल हाइट h। मैंने बोला इस वाले टाइम में से अगर मैं इस वाले टाइम को माइनस कर दूं तो क्या मेरा इस वाले टाइम में से मैं ये वाला टाइम माइनस कर दूं अगर, तो मेरा ये वाला टाइम निकल के आएगा, बिल्कुल आएगा। तो मेरे जो t की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 कैपिटल H बाय g। टोटल टाइम में से मैंने इतने वाले टाइम को ऊपर से जब ये नीचे आ रहा था यहाँ वाले टाइम को अंडर रूट ऑफ 2, यहाँ पे ये हाइट कितनी है कैपिटल H माइनस ऑफ स्मॉल h, कैपिटल H माइनस ऑफ स्मॉल h बाय g, इतना टाइम माइनस कर दिया मैंने। तो मैंने बोला ये वाला टाइम निकल के आ जाएगा मेरे को। ठीक है, बिल्कुल निकल के आएगा।
ठीक है, तो ये t की वैल्यू आ गई, तो यहां से जो मेरी v की वैल्यू आई वो किसके बराबर आ गई, ये आ जाएगी आपकी x अपॉन अंडर रूट ऑफ 2h बाय g माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2h माइनस ऑफ h बाय g के बराबर। ठीक है, तो मैंने बोला v डैश की वैल्यू निकालनी थी, आंसर आ चुका है आपका, v डैश इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इक्वल इनटू में कैपिटल V क्या है x अपॉन में ये रूट g ऊपर जाएगा, रूट g नीचे क्या आ जाएगा आपका 2h माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 कैपिटल H माइनस ऑफ स्मॉल h, ऐसा करके कुछ आ रहा होगा आपका। ठीक है, सवाल इजी था, होना चाहिए, लेकिन बढ़िया सवाल है। अभी एक क्वेश्चन और पूछा है, इफ द मैन जस्ट सक्सीड्स टू अवॉइड द हार्ड ग्राउंड वेयर विल द बैग लैंड। बोला है कि बताओ जस्ट यहां तक पहुंचा, जस्ट इसने एक्स डिस्टेंस कवर ही की होगी, तो बताओ उसके लिए बैग कितनी दूरी पे गिरेगा इस पॉइंट से, जस्ट ये जो नीचे वाला पॉइंट है इससे कितनी दूरी पे गिरेगा। तो मैंने बोला वो एक्स चला था, पहले कोई कुछ भी नहीं चला था, तो मैंने बोला मान लीजिए ये जो बैग होगा, बैग ने एक्स डिस्टेंस इस डायरेक्शन में चला होगा, तो मैंने बोला आदमी कितना चला, m इंटू एक्स चला। ठीक है, इस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं करनी है, तो मैंने बोला बैग को कुछ इस तरह से चलना होगा अपोजिट डायरेक्शन में, कितना m इंटू एक्स डैश माइनस ऑफ अपोजिट डायरेक्शन में चला इक्वल्स टू कैसे चलना होगा कि सेंटर ऑफ मास हिले ही ना। तो जो एक्स डैश मतलब बैग कितना चला इसका यहाँ से निकालोगे, तो ये जो एक्स डैश की वैल्यू है ये आ जाएगी आपकी एम एक्स अपॉन स्मॉल m के बराबर। ठीक है, वही जो हम पिछले वाले क्वेश्चंस में कर रहे थे वही हम सेम कर रहे हैं, कोई कुछ नया नहीं खेल रहा है, बस अभी इन्होंने अब ये बैग वैग फेंका है इस तरीके से। ठीक है, बढ़िया सवाल है, देख लो। ओके ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलेंगे, आज का आखिरी सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 20, अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड strikes a plane surface at an angle of 45 degrees. The ball is reflected by the plane at an equal angle of reflection with the same speed. Find the magnitude. अच्छा क्वेश्चन देखो, ये ऐसे हार्ड बॉल है, एक बॉल है ऐसे 45 डिग्रीज पे क्या होता है इंसिडेंट होती है, और 45 डिग्रीज पे क्या होती है रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे करके कुछ। ठीक है, तो मैंने बोला इनिशियली क्या है 50 ग्राम की है बॉल, और कितने स्पीड से आ रही थी, मैंने बोला v स्पीड से आ रही थी, v से, तो मैंने बोला इस v के दो कंपोनेंट करेंगे और बाद में क्या आएगा v स्पीड से ही जाएगी। तो मैंने बोला अभी क्या होगा, इनिशियल पोजीशन ये ऐसी इंसिडेंट की है, तो मैंने बोला दो कंपोनेंट करोगे इस v के, तो ये भी 45 डिग्रीज ही होगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट x डायरेक्शन में आएगा ये हो जाएगा 1/√2, और ये जो y डायरेक्शन में आएगा ये हो जाएगा 1/√2। बाद में क्या होने का है, मैंने बोला बाद में कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, ये अभी भी 45 डिग्रीज, तो ये अभी भी 1/√2 अभी क्या है, लेकिन ये नेगेटिव x में है, और अभी लेकिन नेगेटिव y में अभी भी है 1/√2। ठीक है, तो मैंने क्या करी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल स्पीड्स क्या है देख ली है। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, चेंज इन मोमेंटम का। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मतलब मुझे निकालना है P फाइनल माइनस ऑफ P इनिशियल का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, ए पार्ट। ठीक, तो मैंने बोला P फाइनल क्या है M, तो M कितना है, M तो M है, तो M को तो बाहर ही लिख लो सब में। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो अंदर लिख ले दो, ज्यादा कंफ्यूजन ना होगी। इरेजर, ठीक है, मैं लिखूंगी M इंटू V फाइनल। V फाइनल कितना है मेरा, मैंने बोला मैंने इसको कैसे माना है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, ये x ये i कैप माना है और ऐसे ये j कैप माना है। ठीक है, तो मैंने बोला फाइनली लिखेंगे, P फाइनल लिखते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा V 1/√2 माइनस ऑफ i कैप, ठीक है, प्लस V 1/√2
माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है, ये तो मेरा इनिशियल मोमेंटम हो गया, फाइनल मोमेंटम हो गया, सॉरी। इसमें से माइनस क्या करना है मुझे, इनिशियल मोमेंटम माइनस करना है। इनिशियल मोमेंटम कितना है मेरा, इनिशियल मोमेंटम है मेरा m इंटू वी। वी कितने का है, वी है अभी v 1/√2 आई कैप पॉजिटिव प्लस v 1/√2 माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है, माइनस ऑफ जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का है मेरे को। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा m m तो सब में कॉमन है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये जे वाले तो जे वाले टर्म से चला जाएगा। अब ये आई कैप माइनस ऑफ आई कैप हो जाएगा और ये माइनस ऑफ आई कैप, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m इंटू 1/√2, तो ये हो जाएगा 2v आई कैप के बराबर। मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका, मैग्नीट्यूड आएगा 2mv के बराबर, 2mv के बराबर आएगा मैग्नीट्यूड। वैल्यू पुट करना, आंसर निकाल लेना। ठीक है, बाद में क्वेश्चन क्या दिया है, बाद में क्वेश्चन जो बी पार्ट दिया है वो लिखा है द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम। चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम क्या बोला है, बोला है चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम निकालो, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम में कितना चेंज आया है ये निकालना। तो मैंने बोला पहले भी मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम अगर तुम इनिशियली देखोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम कितना था m इंटू वी, m कितना था आपका 50 इंटू वी 2, बाद में कितना था m इंटू वी 50 इंटू 2, आई कैप जे कैप करोगे तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आई जे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पहले जितना मोमेंटम था उतना बाद में भी मोमेंटम कंजर्व भी तो करा रहे हैं, तो पी इनिशियल फाइनल के बराबर होना चाहिए। तो मैंने बोला बी पार्ट का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा आपका, 0 के बराबर हो जाएगा। जो पहले मैग्नीट्यूड था वो बाद में मैग्नीट्यूड है, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ क्या होता है कि हमारे 11 to 20 क्वेश्चंस इस चैप्टर के, दैट इज सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन वाले चैप्टर के डिस्कस हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय।